बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 ओ लेवल्स ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इसको स्टार्ट किया है। और हमारे न्यू सिलेबस के मुताबिक जो लर्निंग आउटकम है, फर्स्ट वन, इट इज़ ऑल अबाउट द वाटर। डेफिनेटली ये चैप्टर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के हवाले से है, मगर इसके लर्निंग आउटकम में सबसे पहले वाटर को डिस्कस किया गया है। बिकॉज हम जितने एक्सपेरिमेंट्स और जो भी हम एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, उसमें डेफिनेटली वाटर इन्वॉल्व है। और वाटर आप जानते ही हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सेल है, हर सेल में नियर अबाउट 70 to 80% वाटर है। और इस दुनिया में भी 70% से ज़्यादा वाटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना ज़्यादा वाटर अल्लाह ताला ने एक सेल में या इस दुनिया में क्यों रखा। तो इसका जवाब ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उसकी क्वांटिटी को भी ज़्यादा रखा है। तो वाटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके उसका सबसे पहला रोल ही है एज ए सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपको बता दें कि किसी भी सोल्यूशन में वो कंपोनेंट जो दूसरे छोटे कंपोनेंट को अपने अंदर हल कर ले, वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये मैक्सिमम सल्यूट्स को, जैसे शुगर है, नमक है, और भी बहुत से हैं, उन तमाम को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। पोलर है, खुद भी पोलर है। और जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको स्टूडेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा कि पानी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। और पानी का जो ये स्ट्रक्चर है, ये पोलर है। तो अगर मैं नीचे वाली डायग्राम की तरफ जाऊं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पोलैरिटी एंड डाइपोल। जी बिल्कुल। प्रोटॉन्स हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो खुद भी ये पोलर है। और पोलर मैक्सिमम सॉल्यूट्स को अपने साथ बॉन्ड बनाकर अटैच करके सॉल्युबल कर लेता है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारे सेल में होना है, तो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ लैब की, कि अगर मैं दो केमिकल्स को पाउडर फॉर्म में लेकर अपने हाथों से रगड़ कर या किसी भी चीज़ में डालकर मिक्स करना चाहूँ कि उनमें रिएक्शन हो जाए, तो बहुत रेयर है कि किसी का रिएक्शन हो। लेकिन उन्हीं दो केमिकल्स को अगर मैं टेस्ट ट्यूब में डालकर, पानी डालकर उनके सॉल्यूशंस बना लूं और उन सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करूं, तो बहुत आसानी के साथ एक धमाके के साथ रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड विदाउट वाटर यू कांट मेक एनी सॉल्यूशन। अब एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनके डेफिनेटली सेल्स में, जैसे मैंने पहले कहा, पानी है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में, प्लाज्मा में पानी है। अगर हम जाइलम फ्लोएम की बात करें तो वहाँ पानी है। तो वाटर जो है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट इज बेस्ट सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही हो गई कि वाटर एज ए सॉल्वेंट, बिकॉज नीड फॉर द केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा पानी जो है वो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है। इट्स अ ट्रांसपोर्ट मीडियम इन द प्लांट्स। जाइलम फ्लोइंग की मैंने एग्जांपल आपको दी कि जाइलम में वाटर कंडक्ट करता है अपने साथ सॉल्ट्स को रूट्स से लीव्स तक। और लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनती है, वो भी सोल्यूशन फॉर्म में फ्लोएम के थ्रू प्लांट के तमाम पार्ट्स तक, एरियाज तक पहुंच जाती है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ब्लड में 92% वाटर है, प्लाज्मा। और वो प्लाज्मा वाटर तमाम न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द बॉडी। तो जनाब, वाटर की एक और प्रॉपर्टी कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वाटर हैज अ हाई कैपेसिटी ऑफ हीट, या हाई हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी? मैं आपके सामने अगर एग्जांपल रखूं, तो वो ये एग्जांपल होगी कि यहाँ पर अगर हम दो सॉल्यूशंस ले लें,
टेस्ट ट्यूब्स में और उन सॉल्यूशंस में सेम वॉल्यूम ऑफ आप कहें सोल्यूशन हो, उसमें पानी हो या उसमें शुगर का सोल्यूशन हो, तो इनको जब हीट किया जाता है तो हीट करने पर डेफिनेटली जो फ्लेम है उससे हीट एनर्जी इनको मिलती है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 20 है। इस 20 सेंटीग्रेड पर मैंने इस टेस्ट ट्यूब ए को दी 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, तब कहीं जाकर ये 20 से 21 सेंटीग्रेड हुआ। और इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन था उसको जैसे ही बस 500 किलो जॉल एनर्जी मिली, तो ये 20 से 21 पर चला गया। मींस के सोल्यूशन ए जो था उसमें पानी था और बी जो था उसमें कोई और सॉल्वेंट था। तो पानी ने हीट को बर्दाश्त किया और उसने बहुत देर के बाद एक टेम्परेचर इंक्रीज किया, जबकि साथ वाले सोल्यूशन ने 500 किलो जॉल एनर्जी के बाद ही फौरन टेम्परेचर राइज कर दिया। तो हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत, हीट कैपेसिटी। वैसे तो इसकी एग्जांपल ये है कि हीट कैपेसिटी of the water is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 1 centigrade। तो वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। उसका फ़ायदा क्या है हमें? इसका फ़ायदा ये है कि हम जो बाहर निकलते हैं गर्मियों में, अगर इसकी हीट कैपेसिटी कम होती तो फौरन ही हाई टेम्परेचर होने की वजह से तेज़ी के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता और हमारी बॉडीज़ में से या प्लांट बॉडी में से वाटर निकल कर इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाता। और ये बहुत ज़्यादा हीट अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन टेम्परेचर को राइज नहीं होने देता। ये इसकी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके अलावा आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में स्टेट ऑफ मैटर आपको दिखाया गया है कि पानी को हम 3 तरह के स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। और वाटर की जो डेंसिटी है ना जी, वो 4 सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम है। अब डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, और मास ओवर वॉल्यूम मतलब भाई सीधी सी बात ये है कि एक सेम टुकड़ा जो है वो कागज का है और उसी एरिया का एक सेम टुकड़ा लोहे का है। तो यकीनन दोनों का एरिया सेम है, लेकिन लोहे के टुकड़े का वजन ज्यादा होगा। इसकी रीजन ये है कि उसके उतने ही एरिया में फॉर एग्जांपल 1 मिलियन एटम्स हैं और इसके उतने ही एरिया में कागज के जस्ट 1000 एटम्स हैं। तो उतनी ही कम जगह में ज्यादा एटम्स, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, वजन ज्यादा होगा। 4 सेंटीग्रेड पर होता यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बहुत कम जगह पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 4 सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पानी झीलों में, दरियाओं में, नहरों में सर्दियों में जम जाता है, ऊपर बर्फ़ की तह बन जाती है, लेकिन नीचे 4 सेंटीग्रेड पर पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और जो लाइफ है, मैरीन लाइफ, वाटर लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है। मछलियाँ और पौधे जिंदा रह पाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जी मैं बता चुका हूँ। सरफेस टेंशन हम जाइलम और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से अपटेक ऑफ वाटर बड़ी आसानी से होती है। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये है, इसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्त है कि बगैर किसी फोर्स के पानी ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाता है जाइलम के अंदर। वो कैपिलरी एक्शन कहलाता है। पोलैरिटी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, हीट ऑफ वेपराइजेशन, या मैंने आपको अभी जो कहा कि हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा है। 100 पर जाकर ये वेपर में कन्वर्ट होता है जी। अगर ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता वेपर में तो हमारे लिए बड़ा मसला होता। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल वाटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बगैर कोई भी सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसकी इन प्रॉपर्टीज की वजह से सर्वाइवल मैक्सिमम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, हमारा मेन टॉपिक जो है वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ बेसिक चीज़ पहले ये डिसाइड कर लूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल टू सेल। एक हम पढ़ेंगे डिटेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑर्गन टू ऑर्गन। उसमें हम ब्लड की बात करूंगा, उसमें हम ब्लड वेसल्स की बात करूंगा। और प्लांट्स में अगर हम पढ़ेंगे हम जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सेल टू सेल की। तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो मटेरियल मूव करते हैं
उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्टेशन के दो ही तरीके हैं जी। एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। अब पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क है? पैसिव का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के, किसी एनर्जी के इस्तेमाल से, कोई खर्च किए बगैर, खुद मूव करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं। और एक्टिव में यकीनन एनर्जी का यूज होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी, कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गया। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम जी डिफ्यूजन को पढ़ेंगे, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस को। ठीक है जी। तो अभी आपके सामने जो है वो डिफ्यूजन है। देखिए, डिफ्यूजन की एक बड़ी पुरानी सी एग्जांपल ये है कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ particles, atoms and molecules from the region of their higher concentration to the lower concentration। तो इसकी एग्जांपल ये है कि मैंने कमरे के एक कोने में परफ्यूम का स्प्रे किया और चंद ही लम्हों में वो परफ्यूम पूरे कमरे में फैल गया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आखिर किस वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं परफ्यूम के वो फैले? क्या जरूरत थी उसी कोने में ही परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते? ठीक है ना जी। और इकट्ठे रहते हुए वहीं पर ही खुशबू रहती और बाकी जगह ना फैलती, उन्हें जरूरत ही क्या थी? सोचिएगा इसका कोई आंसर। और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे तो इट मीन्स कि आप काफी हद तक स्किल डेवलप कर चुके हैं ओ लेवल्स की। तो उसका आंसर ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे एक ही जगह पर थे, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। मूव कर रहे हैं जी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी और गैसेस के भी। जब वो इकट्ठे एक जगह पर हैं तो इकट्ठे होने की वजह से वो आपस में टकराएंगे। टकराने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो बहुत तेज हो जाएंगे, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जनाब, डिफ्यूजन का रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन एरिया, molecules, atoms, ions, particles, they collide with each other and their kinetic energy increases and then they move toward the free area। यही रीजन है, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर जो डायग्राम मैंने आपके लिए लगाई है उसमें आप देखिए कि हाई कंसंट्रेशन है और आउटसाइड द सेल दिखाया गया है, फिर इनसाइड द सेल। और इनसाइड द सेल आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं है। मेम्ब्रेन में से ये मॉलिक्यूल्स गुजर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। और ये बात भी याद रखिए कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स में भी होता है और नॉन लिविंग में भी। इसमें कोई शर्त नहीं है कि डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन का होना जरूरी हो, नहीं। सेल टू सेल जब डिफ्यूजन होगा, हाँ, सेल मेम्ब्रेन में से गुजरेंगे आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। लेकिन नॉन लिविंग एरिया, जैसे मैंने परफ्यूम की एग्जांपल दी, आप एक बीकर के अंदर पानी में एक इंक का ड्रॉप डालें, वो ड्रॉप फैल जाएगा। तो वो भी डिफ्यूजन है, लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन जो है वो नॉन लिविंग एरिया में भी होता है और लिविंग में भी होता है। ठीक हो गया। अब हमने डिफ्यूजन की ये सारी बातें, बेसिक उसका जो हमारे पास नॉलेज था, डेफिनेशन थी, रीजनिंग थी, वो हमने की है। अब हमें कुछ और चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, जैसा कि हमारे सिलेबस कंटेंट में है कि किस तरीके से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाते हैं या उसको कम करने का बाइस है। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी तरफ आएंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सेल्स में, वो कम या ज्यादा क्या हो सकता है? कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो देखिए जी, नंबर वन पे हम डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर को। जी, मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर डेफिनेटली हीट है, एनर्जी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, किसी भी एरिया में डिफ्यूजन जहाँ हो रहा होगा,
तो वहां पर उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद मॉलिक्यूल्स का कोलिगन ज्यादा होगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ, या अगर मैं इसको ये कहूँ कि हम मॉलिक्यूलर साइज, दोनों तरह से आप याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज। देखिए मॉलिक्यूलर साइजेस में जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा, डेफिनेटली उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा। और जितना मॉलिक्यूल के साइज छोटे होंगे, उनके कोलिजन रेट जब ज्यादा होंगे, आपस में ज्यादा टकराएंगे, तो ज्यादा फास्ट होंगे। तो बड़े मॉलिक्यूल के टकराने के बावजूद उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करवाएगी। तो स्मॉलर द मॉलिक्यूलर साइज, मोर द डिफ्यूजन रेट, और डिफ्यूजन विल बी फास्टर। अच्छा, थिकनेस ऑफ बैरियर। अब देखिए जनाब, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कई जगहों पर प्लांट्स में सेल वॉल काफी थिक होती है, सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस बड़ा मैटर करती है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। तो जो थिकनेस है ना जी, वो मैटर करती है। जितनी ज्यादा थिक होगी सेल वॉल, उतना वक्त ज्यादा लगेगा मॉलिक्यूल्स को उसको क्रॉस करने में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डाउन होगा, बिल्कुल रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो ये आपने याद करना है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर थिकनेस, लेस रेट ऑफ डिफ्यूजन, मोर मॉलिक्यूलर वेट, लेस रेट ऑफ डिफ्यूजन, बट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर टेम्परेचर, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आ जाते हैं। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है, देखिए ये दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। अब यहाँ पर एक शुगर सॉल्यूशन है, और उस शुगर सॉल्यूशन में 80% शुगर है, और इधर भी शुगर सॉल्यूशन है और इसमें है सिर्फ 20% शुगर। अब देखिए, एक तरफ 80% है और एक तरफ 20% है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्लियर रेट ज्यादा होगा, 80% बहुत आपस में टकराकर, और यहाँ बहुत जगह खाली पड़ी है, तो हाई टू लो, ए टू बी मूव करेंगे बहुत स्पीड के साथ। लेकिन अगर यहीं पर ही यहाँ होता 40% शुगर और यहाँ होता 60%, तो अब आपस में इनका फर्क कम है, इसलिए कोलिजन रेट कम होगा, और ये इधर से इधर जाएंगे बी टू ए स्लो स्पीड के साथ। तो जनाब, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। देखिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो तो हमने विलाय में, हमने रूट हेयर सेल में ये बात पढ़ी हुई है ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 1 के मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप देखिए कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने इसको बड़ा एक्सप्लेन किया है, और सरफेस एरिया को भी एक्सप्लेन किया है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जितना ज्यादा होगा, रफ सरफेस होगा, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये अब हमने डिफ्यूजन की ना सिर्फ डेफिनेशन, उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स, और अब हमने फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज सिलेबस। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बात की गई है कि जो डिफ्यूजन है उसका कोई फायदा भी है। ये जो डिफ्यूजन हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं नेचर में, इससे क्या क्या फायदे हैं। देखें, अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ना होता, सबसे पहली बात, तो फिर क्या होता कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम पानी में या हम खुश्की पर जो मौजूद हैं, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई डिफ्यूजन के जरिए ही होती है जी। जी बिल्कुल। आपको पता है कि एयर में 21% ऑक्सीजन है, और हमारे लंग्स में 18% to 16%। तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमारे लंग्स में कम है, तो ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन टू लो, ये हमारे लंग्स में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें, तो फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली स्टोमेटा से पत्तों के अंदर जाती है, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
डिफ्यूजन के थ्रू। रूट हेयर सेल की अगर मैं बात करूं तो भी हमने पढ़ा हुआ है कि रूट हेयर सेल में डिफ्यूजन के जरिए जो सॉल्ट्स हैं वो बआसानी डिफ्यूज इन हो जाते हैं, डिफ्यूजन होता है और वो एब्जॉर्ब करता है सॉल्ट्स को और एरियल पार्ट्स को पहुंचाता है। और इसी तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिफ्यूजन के जरिए ही ग्लूकोज, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाते हैं और डिफ्यूज होकर फिर हमारे ब्लड के जरिए पूरी बॉडी को पहुंच जाते हैं। और भी बेशुमार एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं कि कैल्शियम पहुंचता है मसल सेल तक और नर्व इम्पल्स हमारे न्यूरॉन्स में जो मैसेजेस हैं उनमें भी सोडियम और पोटासियम आयंस का रोल है, वो पहुंचते हैं। तो ये डिफ्यूजन ना होता तो फिर सारे प्रोसेसेस ना हो पाते। सो डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें आपने इन तमाम एग्जांपल्स को कोट करना है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे उन तमाम फैक्टर्स को हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। जैसा कि ये एक फैक्टर आपके सामने है और ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमने करना है कि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज्यादा होगा और बहुत कम वक्त में जो है वो डिफ्यूजन हमें नजर आएगा। लीजिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा आपके लिए इन्हेंस कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आप अगर ये देखिए कि यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास और इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में 3 एगर क्यूब्स हैं। भाई एगर जो है ये स्टार्च का होता है, आप इसकी जगह आलू का टुकड़ा भी इतने ही साइज का ले सकते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर आप देखें कि 0.5 0.5 0.5 तमाम साइड उसकी, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको जिस सोल्यूशन के अंदर रखा है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है जी। और इसके अंदर एक इंडिकेटर भी हमने रखा है, ठीक है जी। अब इस एगर को हमने एक इंडिकेटर जो कि पर्पल कलर का है उसके अंदर डबो कर इसको कलर चढ़ाया है और जितना इस एगर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा ये कलर लेस होता चला जाएगा। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इस सबसे छोटे एगर ब्लॉक को जिसका साइज आपके सामने है 0.5, सेम वॉल्यूम रखा है मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, इसको अंदर डाला और मैंने टाइम नोट किया इसके कलरलेस होने का और ये विद इन 5 सेकेंड कलरलेस हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला एगर ब्लॉक रखा, इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो उससे कम है, इसने लिए तकरीबन 20 सेकेंड। और फिर तीसरे को इसने लिए सबसे ज्यादा 1 मिनट। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा और वो एक छोटे ब्लॉक का है, ठीक है। आप इसी एक्सपेरिमेंट को चेंज करके डिस्टेंस वाला फैक्टर जो हमने पढ़ा था उस पर भी लगा सकते हैं। आप ऐसे प्लांट मटेरियल यूज कर सकते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन थिक है और थिन है, सेम साइज के। ये तो डिफरेंट साइजेस है ना, क्योंकि हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखना था। उनको हम सेम साइजेस में काटेंगे और फिर उनके कलरलेस होने का टाइम नोट करेंगे। तो जिस स्ट्रक्चर की, जिस प्लांट मटेरियल की सेल मेम्ब्रेन थिन होगी या सेल वॉल थिन होगी वो जल्दी कलरलेस हो जाएगा। जिनकी थिक होंगी कैक्टस वगैरह की उनमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर कर पाए हैं कि जितना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा तो उतना ही फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ये एक और एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या बताना चाहते हैं? इस एक्सपेरिमेंट में हम बताना ये चाहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसमें लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना जी, लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यहाँ से कैसे पता चलेगा? तो जनाब उसमें आप अगर इसको गौर से देखें, यहाँ पर एक हमने आपके लिए जो ऑपरेटर्स डिजाइन किया है उसमें एक बॉइलिंग ट्यूब है, वाटर है, और एक यहाँ पर मौजूद है विस्किंग ट्यूब। तो ये विस्किंग ट्यूब जो होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है, मतलब सिंथेटिक सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए। इसके अंदर हमने डाला हुआ है स्टार्च और ग्लूकोज, दोनों का सॉल्यूशन। और बाहर हमने क्या, ब्लू कलर का बेनिडिक्ट रिएजेंट डाला हुआ है जी। हमने इस विस्किंग ट्यूब को इस बेनिडिक्ट सॉल्यूशन वाली बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद हमने विस्किंग ट्यूब निकाल दी और फिर हमने इस सॉल्यूशन को बेनिडिक्ट के साथ चेक किया है फॉर द ग्लूकोज। और ग्लूकोज के लिए हम क्यों चेक कर रहे हैं? देखिए, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जी, वो होते हैं बहुत छोटे, स्मॉल मोनोसेक्राइड है ना, वो तो सेल मेम्ब्रेन में से निकल आएंगे। लेकिन स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं बड़े, लार्ज साइज्ड, वो नहीं निकल सकते। तो हमने क्या किया कि जब बॉइलिंग ट्यूब में से सोल्यूशन लेकर उसको बेंडिक टेस्ट किया, हीट किया, तो उसका ब्लू कलर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड हो गया, जिससे साबित हो गया कि इस सोल्यूशन में, इस विस्किंग ट्यूब में से निकलकर ग्लूकोज आ गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना साइज मॉलिक्यूल का छोटा होगा उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब थी, बॉइलिंग ट्यूब थी, उसके अंदर तो ग्लूकोज नहीं था ना पहले से, वहां पे कंसंट्रेशन लो थी। विस्किंग ट्यूब के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई थी। तो हाई टू लो मूव किया और ग्लूकोज विस्किंग ट्यूब से मेम्ब्रेन से गुजरकर बाहर आ गया, स्मॉल साइज था, आसानी से। तो कंफर्म हो गया कि हाँ जी, डिफ्यूजन हो गया फ्रॉम हाई टू लो, और स्मॉल साइज का ज्यादा होता है। अब हमने स्टार्च को भी चेक करना है, तो आयोडीन सोल्यूशन लिया गया। आयोडीन सोल्यूशन अगर स्टार्च के साथ डाला जाए तो ब्लू ब्लैक हो जाता है। हमने जनाब टाइल पर डालकर इसी सोल्यूशन में से चंद कतरे आयोडीन सोल्यूशन जब डाला, तो जनाब वो बिल्कुल भी ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, जिससे साबित हो गया कि लार्ज साइज स्टार्च मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकले ही नहीं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया लार्ज और स्मॉल साइज के हवाले से। अच्छा, अब एक एक्सपेरिमेंट और है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल के हवाले से भी है, जिसके मैं पहले भी आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल में हमने जो है, ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो था। डिस्टेंस ट्रैवल में मैंने थिक वॉल का यहाँ पर जिक्र किया था, लेकिन मैं एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि जनाब, हमारे पास एक ये बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक हो गया। इस बॉइलिंग ट्यूब के शीशे पर मैंने छोटे छोटे कागज के पीसीज लगाए हैं। और ये कोई आम कागज नहीं है, ये वेट लिटमस पेपर है बेसिकली। ये वेट लिटमस पेपर है। अच्छा, और मैंने इसमें किया क्या है? मैंने जनाब ये किया है कि मैंने एक कॉटन रुई ली है, और उस रुई को भगोया है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में। ठीक है ना जी, ये इसको मैंने अमोनिया में, अमोनिया जो है वो इस ट्यूब में उसके वेपर्स, डेफिनेट जब मैं इससे इस टेस्ट ट्यूब को बंद कर दूंगा गीले अमोनिया वाली कॉटन से, तो उसके वेपर्स जाएंगे। तो सबसे पहला जो नजदीक तरीन है लिटमस पेपर, वो सबसे पहले अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेगा, और सबसे एंड में ये लास्ट वाला अपना कलर चेंज करेगा। है तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, मगर ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहा है कि वो पेपर जो पहले करीब था, तो वहां पर वेपर्स पहले पहुंचे अमोनिया के, हाई कंसंट्रेशन थी, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता गया उतना टाइम बढ़ता गया। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त में सारे लिटमस पेपर के टुकड़े जो है उनके कलर चेंज हो गए हों। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कह लीजिए कि उसका रेट कम होता जाएगा। बाकी मैंने आपको जो है वो पार्टिकल साइजेस के हवाले से, और जैसे यहाँ ग्लूकोज और स्टार्च का है, ये एक्सपेरिमेंट भी बता दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि सॉल्यूशंस कितनी तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, और प्लांट और एनिमल सेल्स, उन कंडीशंस में उनकी क्या चेंजेस आती हैं, और ऑस्मोसिस क्या है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ऑस्मोसिस का इफेक्ट विद एक्सपेरिमेंट्स, और एंड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। मेरा चैनल शूज़ बियोलॉजी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। आपके से फीडबैक जैसा आएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एटीपी, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस की टेक्निक्स, और उस पर तमाम बातें, वो तमाम डिस्कशंस करेंगे, जो कि डेफिनेटली ज़रूरी हैं आपके ग्रेड्स के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।